तो जनाब, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज जो है हम मेजॉरिटी इससे पढ़ेंगे ताकि आपको हम जल्द से जल्द एक चीज से रोशनास करवा सकें और फिर उसके बाद हम जाके देखेंगे कि चैप्टर्स में क्या क्या है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी जो है, मैंने आपको ये सब बता दिया था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बता दिया था। अब बात आती है कि एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी क्या है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि एक जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। पहली चीज तो बड़ी सीधी सी है, वो लॉ के जरिए परमिजिबल होना चाहिए। अच्छा, परमिजिबिलिटी में एक डॉक्ट्राइन होती है जिसे कहते हैं इंक्लूजन ऑफ वन इज एक्सक्लूजन ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि यार आई एम द अल्फा, तो इसका मतलब है मेरे अलावा कोई अल्फा नहीं है। ठीक है, सो यहां पर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्सेबिलिटी के लिए अहम है। तो अगर लॉ ने उसको स्पेसिफिकली कह दिया ये इलीगल है, अनलेस लॉ अगर स्पेसिफिकली किसी चीज को इलीगल नहीं कहेगा तो हम समझेंगे कि ये लीगल है। अब उसके अलावा हमने क्या चीज देखनी है, कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। कॉन्सेंट क्या है? कॉन्सेंट मर्जी। ठीक है, तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी फ्री विल पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी वजह से दबाव नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं बालिग आदमी हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ना बालिग आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर एक आदमी है जो कभी साइन हो जाता है, मेंटली स्टेबल नहीं होता, और कभी सेन होता। सैनिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है, इनसैनिटी में जो करेगा वो गलत है, वाइड है। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि यार ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहें चलो बच्चे चुप के जो है ना बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, अब ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। हेरोइन बेचेंगे पैसे कमाएंगे, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, ना ऑब्जेक्ट लॉफुल है ना कंसिडरेशन लॉफुल है। चलो मिलके ना ऐसे करते हैं, मैं तुम्हारा एजेंट बन जाता हूँ, तुम गवर्नमेंट के बड़े महकमे में बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हारा फ्रंटमैन बन जाता हूँ, पैसे कमाएंगे, तुम रिश्वत लेने के लिए मेरी तरफ भेज देना, मैं रिश्वत वसूल करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि लॉ ने एक्सप्रेसली उन्हें वॉइड डिक्लेयर ना किया। ठीक है, तो ये अगर 3 4 5 चीजें होंगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली वैलिड होगा, या एनफोर्सेबल एट एनी कोर्ट ऑफ लॉ होगा, या एनफोर्सेबल अंडर द लॉ होगा। ठीक हो गया? यहां तक अगर किसी को बात समझ नहीं आई, अब इसको एक एक करके हम इन चीजों को पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, एक एक करके अब इस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको बताया कॉम्पिटेंसी दो हवालों से हो सकती है, एज के हवाले से और रैशनल डिसीजन मेकिंग के हवाले से। ठीक है, एज के हवाले से ये है कि आप लीगली कॉम्पिटेंट हो, मेजर हो चुके हो, और मेजॉरिटी जो है इस्लामिक लॉ में डिफरेंट है, और ये जो मैन मेड लॉ है हमारा, जिसे हम ताजीरात ये कहते हैं, ताजीरात, इसमें डिफरेंट है।
ठीक है, तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें डिफरेंट है और इस्लाम में डिफरेंट है। इस्लाम में जो है वो जब एक लड़का सने बलूगत को पहुंच जाता है तो वो बालिग को कहलाता है, उसके कुछ अलामात हैं वो हो जाती हैं। इसी तरह खातून जो है वो जब एक एज को पहुंच जाती है उसकी भी कुछ अलामात हैं फिजिकल, वो बालिग हो जाती है। लेकिन जो मैन मेड लॉ है, पाकिस्तानी लॉ है, उसमें 18 साल की एज अटेन करने पर आप एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं, आपका आईडी कार्ड बन जाता है, CNIC बन जाता है। सो आप उस टाइम जो है अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी जो है जब आपके पास आ गई तो अब आप कंपिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के। हुज ऑफ साउंड माइंड, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। साउंड माइंड का मतलब ये साउंड सिस्टम वाला साउंड माइंड नहीं है। साउंड माइंड का मतलब है दिमागी तौर पर सही है, मजबूत है, ठीक है, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, उसको किसी कानून ने एग्रीमेंट करने से मना ना किया हो। मसलन अगर वो कोई हमारा कानून कहता है कि इंडियन बंदा यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी अगर करेगा भी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफिकली उसको बार किया हुआ। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये जो चीज है साउंड माइंड, इसको हम आगे मजीद देखते हैं। साउंड माइंड के बारे में वो कहता है कि पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी ताकि उसे मालूम हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। ठीक है, अब मसलन पिछले दिनों ऐसे हुआ कि अखबार में भी खबर आई हुई थी कि बाप अपना लैपटॉप खुला छोड़ गया, बच्चे ने पीछे से जो है ना वो ट्रक ऑर्डर कर दी उसके उस पे क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, यहाँ पे बाप जो है वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा क्योंकि उसका काम था कि अपनी चीजें खुली छोड़ के ना जाता। तो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसको रैशनल होना चाहिए। ठीक है, द पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट occasionally of sound mind may make a contract when he is of the sound mind। मतलब एक बंदा है वो साई है, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो कभी साई हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। जब वो ठीक था उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब वो ठीक था और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, एनफोर्सेबल होगा। लेकिन एक बंदा है जो यूजुअली तो ठीक होता है लेकिन कभी कभी साई हो जाता, और जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब साई था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब आप ये देखें, ये लॉजिकल चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इलॉजिकल हो। ठीक है, जो आप लॉजिकली दिमाग में समझ सकते हैं वो लॉ में लिखा होगा, अनलेस के आप भी साई हो। ठीक है ना। तो अब आ जाती है कॉन्सेंट, कि कॉन्सेंट जो है यानी मर्जी, वो कब फ्री होगी। तो कॉन्सेंट जो है वो तब फ्री होगी जब वो उसमें कोअर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड से ना ऑब्टेन की गई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से ना की गई हो, और मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब कॉन्सेंट होती क्या है? कल मैंने आपको बताया था जब मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं और जिस जुबान में जिन टर्म्स पे आप चीज ऑफर कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों को समझते हुए आपको पॉजिटिव जवाब देता है, तो इसको कहते हैं उसकी मर्जी आपको हासिल हो गई या उसने अपनी कॉन्सेंट आपको
दे दी। ये नहीं होगा मैं कहूं यार मैं ये पेंसिल बेच रहा हूं और वो समझे मैं टैब बेच रहा हूं, तो इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि एब्सोल्यूट टर्म होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की। मैं कहूं कि आप ये मेरा तीसरे नंबर वाला 10 घोड़े खड़े हैं, तीसरे नंबर वाला घोड़ा खरीदेंगे, वो कहे यार एनएचओ कोई एक खरीद लाऊंगा, मैं इसमें से कोई एक 10 में से खरीद लूंगा। तो अब ये क्वालिफाइड नहीं है, मैं उसे एब्सोल्यूट टर्म्स में कह रहा हूं यार ये 3 नंबर वाला खरीदना है आपने, वो कह रहा नहीं इसमें से कोई खरीद लूंगा 10 के 10 में से। तो एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, क्लियर होनी चाहिए। और अगर वो ये कहते नहीं मैं 6 नंबर वाला खरीदूंगा, तो ये काउंटर ऑफर है, ठीक है। सो कोअर्जन क्या है जनाब? अच्छा, कोअर्जन जो है वो सेक्शन 15 में दी हुई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में दिया हुआ है, फ्रॉड 17 में है, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में है, और मिस्टेक जो है 21, 20, 21 और 22 में, 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, चूंकि मैं चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ें। वैसे तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोअर्जन क्या है। कोअर्स का मतलब होता है किसी को बाय फोर्स ऐसा एक्ट करना जो क्रिमिनल लॉ के तहत क्राइम गिना जाए, ठीक है। साइन करो, माथे पे कनपट्टी पे गन रख के का साइन करो, ठीक है। एक औरत है, बेवा है, उसके बच्चे को जो है वो पकड़ लिया और उसके गर्दन पे छुरी रख के कहा कि ये अपनी घर की जो है कागज साइन कर दो वरना तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे। ये कोअर्जन, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फर्क है? अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जहां पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरे की मर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है 20 साल से, तो वो मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकती है, मैं उनको कर सकता हूं। मैं अपने बच्चे मेरे डिपेंडेंट है, उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, वो मुझे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है ना, बेटा आके कहता है अब्बा जी मेरा ब्याह फलानी नाल नहीं कीता ते मैं ते गोली खा लेनी है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। लीगल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो जब पोजीशन ऐसी हो कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी की मर्जी को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में जिस तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन में फर्क है, एक थिन रेड लाइन है, इसी तरह फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क है, और वो फर्क है इंटेंशन का। कि फ्रॉड ये है कि जब मैं किसी को डिसीव करने के लिए इस तरह कोई चीज पेश करूं कि मैं उससे कोई फायदा हासिल कर सकूं, उसको कहते हैं फ्रॉड। ये पॉन्जी स्कीम्स जितनी भी हैं ये फ्रॉड है, ठीक है, स्कैम्स हैं। अच्छा, जो जैसे अब यहां पे अगर हम देखें, द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true। एक चीज है, मसलन मैं किसी गरीब आदमी को पकड़ के कहूं चल तेन दुबई भेजने हैं, पैसे मैंने फड़ा दे, और ले जाके प्लानिटेरियम वाले जहाज में बिठा दूं, तू हिलना नहीं, हुनी जहाज उड़ेगा, वो बेचारा बैठ जाए वहां पे। सो मुझे पता है कि ये जहाज नहीं उड़ेगा। उससे मुझे याद आया कि एक कॉलेज के, एरोनॉटिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीचर जहाज पे ले जाने लगे।
तो जो पायलट था उसने बड़ी खुशी से जो है ऐलान किया इम्प्रेस करने के लिए कि ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो जहाज है ये आप ही के कॉलेज के तालिब इल्मों ने बनाया है। तो वो जो टीचर थे उनमें थरथली पड़ गई, वो सारे नीचे उतर गए, प्रिंसिपल बैठा रहा आराम से। वो कहते यार सारे उतर गए तो आप नहीं उतरे, ये सारे क्यों उतरे हैं? कहता पूछ ले। उन्होंने पूछा भी आप क्यों उतर गए? कहते यार ये साढ़े स्टूडेंट्स ने बनाया, सानू पता है इन्हें डिग जाना उड़। तो कहता है ये आपका प्रिंसिपल क्यों नहीं उतरा? कहते उधर को पूछो होगा आप क्यों नहीं उतरे? कहते मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया, मुझे पता है इन्हें उड़ना ही नहीं। ठीक है। तो जब आपको पता हो, इतने फर्म हो आप कि एक चीज गलत है, और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तो आजा मेरा बच्चा, इधर आजा। अच्छा अच्छा। तो अब जब मुझे पता है कि एक चीज ट्रू नहीं है और मैं दूसरे को वो मजबूर कर दूं कि वो ये समझे कि चीज ट्रू है, so as to induce him to enter into a contract with me, तो ये क्या होगा? फ्रॉड। ठीक है। अच्छा, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो फर्क है वो इंटेंशन का है। ठीक है। वहां पे आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी को डिसीव करने की। ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं एज ए कमिश्नर बैठा हूं किसी जो है वो शहर में, कमिश्नर लाहौर बैठा हूं और मेरा तबादला हो जाए मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान के तौर पर। नोटिफिकेशन इशू हो गया, मेरे अभी तक जो है वो नजर से नहीं गुजरा या मुझे अभी तक पता ही नहीं चला, तो मैं बोनाफाइडी किसी को कहूं मैं कमिश्नर लाहौर हूं। अब मैं एक ऐसी चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि मैं नहीं हूं। दिस इज नॉट अ फ्रॉड। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू डिसीव एनीबॉडी। ठीक है। सिर्फ सिर्फ ऐसी चीज है कि मुझे पता नहीं है कि अभी ये चीज हो गई, मेरी कोई इंटेंशन नहीं किसी को डिसीव करने की, तो ये फ्रॉड नहीं होगा, ये बोनाफाइडी एक्ट है। मैं ये समझता रहा हूं, अभी मेरे पास एक चीज आई ही नहीं है, मैंने रिसीव ही नहीं की। ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन तो तब से ही नाफिजुल अमल होगा जिस टाइम उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन कर दिया और वो नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया। ठीक है। सो अच्छा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ठीक है। मुझे पता है मेरी गाड़ी के अंदर एक ऐसी खराबी है कि वो मैंने जो है वो जुगाड़ लगा के चला रहा हूँ और ये खराब हो जाएगी। मैं कहता हूँ यार जल्दी जल्दी, अक्सर आप करेंसी नोट नहीं चलाते, बिचे रख के थे काट दो। ठीक है ना। तो अब वो क्या होता है, आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है कि कोई ऐसा फैक्ट कि अगर मुझे पता लग जाए तो मेरा डिसीजन वो नहीं होगा, that decision has materially impaired my decision. Had that fact been in my knowledge, I would have made a very informed and a decision that would have been otherwise not the case that I have done now. ठीक है। मेरा तो इंग्लिश का कोटा पूरा हो गया पूरे में। ठीक है। सो बात ये है, around the year I've been called by many institutions like ICAP, ICMAP, PIPFA, Pakistan Bar Council, Tax Bar, as a keynote speaker on taxation matters, financial matters, audits. So last time I was called by Pakistan Bar Council. When I went there, everybody was, what we say in Punjabi, killing English.
English केलरा, everybody was talking and presenting in English, like section 3 subsection फलाने में ये होता है वो होता है वो, and everything was in English. And I was looking at the faces of the audience, and they were like, इन्ने लंबे लंबे मुंह लटके, याद जान किथे जान छुटे। मैं कहा बच्चे अगर आपने इंग्लिश बोली ना तो इन्होंने तो इटा मारनी है। सो जब मैं वहां गया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज till the time you can convey your message to your audience. ठीक है? The better you convey, the better it is. ठीक है? अब हुआ क्या कि जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा यार अच्छा वो अब लॉ है, मैं वहां पे बैठ के ये कहूं कि the suggestion as an act that which is not true, और ये मैं पढ़ रहा हूँ, I'm just reading down. So nobody needs your reading down. Everybody needs you to explain what are the changes and what is the result and what is going to be the effect of that change on a taxpayer. आजा पुत्र आगे आजा, आजा तेरी मेहरबानी, वो नई सोशल मीडिया यूज करती, आजा। ठीक है? तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इन चीजों से, आप कहां। अब जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं आपको लॉ खोलूं और जो है, बल्कि मुझे याद आया था हमारे एक बिजनेस इंट्रोडक्शन, हमारा बीकॉम में एक सब्जेक्ट होता, तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो है वो जिन साहब का सब्जेक्ट था वो हमें पढ़ाया करते थे पार्टनरशिप। सो जब वो पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे ये डेफिनेशन मौजूद है। वो हमें क्या करते होते थे, when two or more than two persons jointly, collectively, mutually agree to share profit and capital of a company or a firm, sorry, it is called partnership. So I can do it. एक साहब थे वो यूं ऐसे छत पे देखते थे, वो बाद में प्रिंसिपल भी रहे हाली कॉलेज के, अल्लाह माफ करे यार पता लगे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके चढ़ा देता हूँ, वो उन तक भी पहुंच गई। खैर वो ऐसे ना छत पे देखते थे, छत पे देख के पढ़ाते थे। भाई आप अपने स्टूडेंट्स को देखें, आई कांटेक्ट रखें उनसे, ताकि वो सब देखें कि टीचर इंटरेस्टेड है आपको पढ़ाने में, और आपको भी पता हो कि आपका स्टूडेंट आपको कितनी दिलचस्पी के साथ सुन रहा है या कह रहा है कि यार बकवास बंद करे और जाए। तो अब सूरत हाल ये है जनाब कि जो फ्रॉड है, अब इसकी मुख्तलिफ किस्में मैंने आपको बताया। किसी को ऐसी चीज बताना कि जो आप समझते हो सच नहीं है, ठीक है? मसलन अक्सर आपने सुना होगा यार एफल टावर बेच गया, आईफल टावर बेच गया। हाँ, जो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जो होते हैं ये फ्रॉड, ये मेरे ध्यान से नाम निकल रहा है, ये कोनिंग फ्रॉड्स जो करते हैं यार, ये एनी हाउ वो जो फ्रॉडी होते हैं, वो जिन्हें ठग कहते हैं उर्दू में, तो वो अक्सर जो है यार, ये देखो हमारे साथ इशू ये बहुत बड़ा, हम उर्दू और इंग्लिश के दरमियान में फंसे हुए, ना हम उर्दू हैं और ना हम अंग्रेज। अंग्रेज हमें अंग्रेज नहीं समझते, लखनऊ वाले हमें उर्दू नहीं दान नहीं समझते, कराची में चले जाए वो हमारा लहजा देख के कहते हैं तुसी पंजाब तो आएगा, वो पंजाब ऐसे, खैर वो तो उर्दू में बोलते हैं ना, आप पंजाब से आए, कैसे आपको पता चला, आपका लहजा बता रहा है, ठीक है? और वो क्या नाम लेते हैं, पंजाब में चले जाओ, यार तुसी उर्दू बोलने वाले, क्यों यार तुसी उर्दू बड़ी अच्छी बोल रहे। तो जब आप उर्दू बोलते हैं तो यहाँ वाले कहते हैं, खैर मैंने उसका हाल ये निकाला कि मैं I've been to फैसलाबाद for 10 years, about 10 years, तो मैंने वो फैसलाबादी जो पंजाबी है ना, इट्स वेरी क्लोज टू जैसे सिख बोलते हैं,
और मुझे जब इंटरनेशनली कहीं पे भी जाने का इत्तेफाक होता था, वहाँ सिख सुख मिलते थे तो बड़े खुश होते थे, यार ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ डायलैक्ट है ना वो बिल्कुल साढ़े नाल रलदा है। तो चूंकि मदर लैंग्वेज तो हमारी भी जो मदर टंग जिसे कहते हैं वो तो पंजाबी, यहाँ पे हमारी पंजाब में सबकी वही है। अब उसमें मुख्तलिफ उसके आप समझ लें कि टेक्सचर्स हैं, पोठोहारी है, हिंद को है, सराइकी है, ठीक है ना। तो इस तरह है, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, अगर जनूबी पंजाब वाली साइड पर चलते जाएंगे सराइकी, और फिर कोट सब्दल के बाद सिंधी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर इस साइड पर चलते चले जाएं तो हिंद को, और फिर वो क्या नाम लेते हैं, पोठोहारी आ जाएगी, पोठोहार साइड पे चले जाएं। सो इस आ जाइए जनाब। द सजेशन मैंने आपको बताया, आपको पता है चीज सच्ची नहीं है, लेकिन आप उसको, ये आपको मैं बताऊं कि जब इस्लाम आया तो मुसलमान साइंसदानों ने ये पता लगा लिया कि सूरज ग्रहण कब होता है और चांद ग्रहण कब होता है। तो ये जो फ्रॉडिये थे ये क्या करते थे, जब सूरज ग्रहण होने वाला होता था तो ये जो है वो एक विच डॉक्टर का भेष बदल के निकल पड़ते थे कि भाई पैसे दो सारे वरना मैं अभी सूरज गायब कर दूंगा, ठीक है। वो सूरज जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रहण लगना शुरू होता था तो लोग पहले पड़ जाते थे कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। आपने कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा किसने पढ़ा? पढ़ा किसी ने? शहाबनामा में वो कहता है, अब यहाँ से मैं आपको क्यों बताने लगा हूँ, टू बिलीव समथिंग एज ट्रू, ये फ्रॉड है। वो कहता है जब फाउंटेन पेन इजाद हुआ, फाउंटेन पेन जिसमें आप स्याही भरते हैं, ठीक है, फाउंटेन पेन जब इजाद हुआ तो एक पीर साहब ने उसे अपनी करामात में शामिल कर दिया। तो वो क्या करते थे कि वो पहले तो वो कलम होता था जिसको वो स्याही के अंदर यूं ऐसे डबो के लिखते थे, तो उन्होंने स्याही की जो दवात है वो खाली रखनी शुरू कर दी। अब वो आता था कोई भी आप जैसा मुरीद आ गया मेरा, तो वो मैंने यूं उठाया यूं रखा, ए तवीज़, ये लो मैं आपको तावीज़ लिख के देता हूँ। अब जो तावीज़ लिखने लगे तो स्याही तो है नहीं, ओहो तेरी किस्मत खराब है यार, आज तो नहीं हो सकता। अब जो है ना बाहर निकले, परेशान है, आज पीर साहब ने तावीज़ लिख के देना था, नहीं लिख के दिया, तो बाहर मेरे ही भेजे हुए कारिंदे फिर रहे हैं, क्या हुआ यार, वो ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने तावीज़ लिख के देना था, नहीं लिखा। वो जा उनको जाके ना उनके पैर पकड़ और उनसे कह के आज मैंने तो तावीज़ दे के जाना। अब वो क्या करता था, वो आके ऐसे ही करता था, पीर साहब कहते थे अच्छा अब तू इतनी जिद कर रहा है तो ये ले, वो उठाते थे फाउंटेन पेन को, फूंक मारते थे और उसके बाद तावीज़ लिख के दे देते थे। वो कहता था हा मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया, पीर साहब ने जो है बगैर स्याही के जो है वो तावीज़ लिख दिया। पीर साहब तो बड़े करामती हैं। तो वो जनाब वो पीर साहब जो है इस फ्रॉड पे लगे हुए थे। एक और पीर का किस्सा भी वो लिखा हुआ है कि जब टार्च इजाद हुई तो पीर साहब ने उसको अपनी करामात में शामिल कर दिया, टॉर्च। अब वो क्या करते थे कि जो मुरीद थे उनको 30 दिन रोजे रखवाते थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 30 या 40 वटेवर जो भी लिखा हुआ है। 40 दिन रोजे रखवाने के बाद ना जब आखिरी रोजा अफ्तार होता था तो वो कहते थे कि अब तुम्हें अल्लाह ताला के नूर का दीदार होगा। तो वो क्या करते थे कि शर्ट के नीचे ना टॉर्च, वो कहते थे मेरे गिरेबान में झांको, जब वो गिरेबान में झांकता था वो नीचे से टॉर्च जला देते थे। अच्छा, वो जब टॉर्च जलाते थे तो कई लोग नूरे इलाही की ताब ना लाके बेहोश हो जाते थे, ठीक है। तो ये knowing something to be true and not true, sorry, knowing something to be not true and inducing somebody else to believe it to be true, ठीक है। तो किसी को मजबूर कर देना कि वो समझे, ये वो बात। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी खराब है, मैंने जुगाड़ लगाया होगा, मुझे पता, मैं कहता हूँ यार निकल जाए जल्दी जल्दी। वो नहीं होता रेंट कार वाले, वो कोशिश करते हैं मेरी तरफ से गाड़ी निकल जाए, उसके बाद जो खर्चा होगा ना, भाईजान आप तो गाड़ी देखा सही निकाल के लेके गए थे ना यहाँ से। प्रॉमिस जो है अगर आपने पूरा नहीं करना तो ये भी फ्रॉड है, आपको पता है।
एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और, मसलन अभी ये पिछले दिनों ये इकरारुल हसन का प्रोग्राम आया था कि उसमें एक यार क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, उसको उन्होंने कहा कि का खजाना निकला, वहां पे सोने के सिक्के निकले हैं। वो सोने के सिक्के उसे दिखाए, ही पेड 1 मिलियन रुपीज कि जी ये हम मार्केट में नहीं बेच सकते, ये आपको बेचेंगे। बाद में पता लगा उसमें से जो शुरू में दिखाए थे वो असली थे और जो बाकी सारे दिए वो ब्रॉन्ज था। ठीक है, हमारे दौर में ना वीडियो गेम्स दूसरी किस्म की होती थी, वो सेगा होती थी, वो इतने बड़े उसमें वो लगी होती थी। हाँ नहीं वो नीचे डिस्क नीचे होती थी, वो ऊपर स्क्रीन लगी होती थी, वो उसमें हम खेलते रहते थे सारा दिन। 1 रुपए का टोकन मिलता था, टोकन लेना, जाके खेलना, अब्बा जी ने पकड़ लेना, कूटना भी। ठीक है, तो वो जो सेगा थी ना, उसमें अभी भी है वहां पुराने किसी जगह, हाँ कुछ जगहों पे होगी। तो वो जो है वो, अब मैं देखो डायग्रेस कर गया, मैं भूल गया हम क्या बात कर रहे थे। सेगा तो मुझे भी पता है, तो मुझे भी याद है, लेकिन हम किसी रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अब्बू जी ने तो पकड़ लिया, कुटा भी, ये भी मुझे याद है। हाँ यस, दिस इज सो, ये समटाइम होता है, आप बात करते करते डाइग्रेस कर जाते हैं। तो वो जो टोकन डलते थे ना, वो ब्रॉन्ज के होते थे, और अगर उन्हें थोड़ा सा शाइनी कर दो ना, वैसे लगता था सोने के सिक्के हैं, तो वो डलते थे उसमें ना, ब्रॉन्ज के सिक्के डलते थे। अभी भी आप अली बाबा वगैरह ने अब चेंज कर दिए, उन्होंने वो मेरे ख्याल निकल के कर दिए, ये जो सिंधबाद वगैरह है सिल्वर के निकल के कर दिए, पहले ये होते थे ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो वो ब्रॉन्ज या वो होता था आपका दूसरा जो होता है मेटल, वो कहते हैं कॉपर, कॉपर के या ब्रॉन्ज के या समटाइम मिक्स होता था। तो वो देखने में ऐसा लगता था येलोइश, अगर उसे चमका दो कि वो सोना। ठीक है, तो वो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि जनाब वो सोना निकला है, डॉक्टर साहब ने 1 मिलियन पे कर दिया। बाद में डॉक्टर साहब ढूंढते यार ये मेरे साथ हुआ क्या। अब ये बेसिकली इसको हम कहेंगे कि किसकी डिजायर या टेम्पटेशन, किसी को टेम्पटेशन इतनी दे देना कि वो बेचारा मजबूर हो जाए। ठीक है, अक्सर आप कार्टून में देखते हैं ना, वो जेरी को जो है वो टेम्पटेशन होती है उससे, चीज से, और वो यूं 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 ऐसे जाता उड़ता हुआ। तो वो टेम्पटेशन जो है ना, वो एनी एक्ट टू डिसीव, वो उसमें आ जाएगा, कुछ भी टेम्पटेशन वगैरह, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। जैसे अब लॉ ये हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल जो है, लॉ अगर किसी चीज को डिक्लेयर कर दे कि यार ये अगर आपने काम किया तो फ्रॉड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मैं अपनी करेंसी निकाल लूंगा, लॉ कहे यार आपने अपनी करेंसी निकाली या काउंटरफेट करेंसी निकाली, तो वो फ्रॉड गिना जाएगा, तो फ्रॉड होगा। लॉ ने चूंकि कह दिया। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अच्छा ये बात याद रखें, ये जो मीन्स होती है ना, जब हम मुख्तलिफ जब लॉ पढ़ेंगे उसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी शुरू होती हैं। जैसे लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग प्रोविजन। क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग प्रोविजन। और इसका नाम जो है, इस टर्म को कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। क्या कहते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ऑब्स्टेंटे वो होता है OBSENT, आगे E और ऐसे करके, और जो फ्रेंच टाइप में लिखते नॉन ऑब्स्टेंटे। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज शुरू यहां से होती है, जहां पे भी लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग, तो इसका मतलब है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज या ओवरराइडिंग क्लॉज शुरू हो रही है। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे सेक्शन 3 लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, वहां पे लिखा होगा। ठीक है, इसमें भी कहीं हो सकता है लिखा हो, देख लेंगे। तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज होती है। एक होती है सबसर्विएंट क्लॉज, जिसे हम कहते हैं गुलाम क्लॉज। सबसर्विएंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट,
जब जब कहीं पे भी शुरू में लिखा हो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, तो उसका मतलब होता है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये तब होगी जब आपने इस एक्ट के अंदर बाकी जो चीजें हैं वो देख के साथ चलना। तो जो वो है पहले वो लगेंगी, फिर ये शेप लेगी अपनी। इसी तरह ये जो डेफिनेशंस होती हैं, ये डेफिनेशंस दो किस्म की होती हैं। एक होती है एक्सक्लूसिव, ठीक है, और एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड होती है एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव। अब एक एक करके हम बात करते हैं। जहां पे लिखा हो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स दिस, जहां मीन्स यूज हुआ है उसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव है। जहां पर लिखा हो मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है कि ये तो जो लिखा है सो लिखा है, इसके अलावा इस जैसी और भी चीजें ये इंक्लूड करती है। और जहां लिखा हो मीन्स एंड इंक्लूड्स, उसका मतलब है टू द एक्सटेंट ऑफ मीन्स, ये एक्सक्लूसिव है और उसके बाद वाली चीजें जो है वो इंक्लूसिव है। ये एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, नंबर 1 द पॉजिटिव assertions in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। वही बात जो मैंने आपसे की कि मैं तो समझ रहा हूं कि मैं अभी भी कमिश्नर हूं लाहौर का, लेकिन अब मैं लाहौर का कमिश्नर नहीं हूं, लेकिन मेरा मकसद किसी को डिसीव करना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। यानी विदाउट द इंटेंशन, मैंने आपको बताया इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट टू डिसीव, ठीक है। दोनों तीनों इस मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर और फ्रॉड के अंदर फर्क ही इंटेंशन का है। एक जगह आपका मकसद ही दूसरे को धोखा देना होता है और एक में आप समझ रहे होते हैं कि यार ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is subject matter of the agreement। for example, मैं एज एन एजेंट काम कर रहा हूं किसी के, मुझे किसी ने चीजें भेजी, उसने कहा जनाब ये एप्पल जो है मैकबुक्स हैं आप बेचें, मुझे एप्पल का एजेंट बना दिया गया। अब मैं बेच रहा हूं, मुझे पता है कि एप्पल की सारी चीजें टेस्टेड आती हैं, ठीक है, तो मैं डब्बा बंद ही बेचूंगा। अब अगर उसमें से कोई खराब है तो मुझे तो नहीं पता खराब है, मैं तो बिलीव ये करता हूं कि ये टेस्टेड आई है। तो मैं अगर आपको देता हूं और उसमें कोई खराबी निकल आती है तो मेरा मकसद आपको डिसीव करना नहीं था, मैंने आपको बेच दिया इन अ बिलीव कि ये बिल्कुल ठीक है। अब उसमें अगर कोई खराबी आ गई है तो वो मेरा कसूर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको कभी इंटेंशन थी ही नहीं मेरी डिसीव करने की, ठीक है। सो ये चीजें, जहां तक अगर आप में से किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोरिंग है क्यों? अच्छा, वो मतलब इस पे ना मुझे फिर एक शेर याद आ गया, तो कहते हैं वो झूठ से जो जमीन आसमां मिला देंगे तो पास जितने हैं सब हाँ में हाँ मिला देंगे। तो अब तुम उधर क्या पूछ रहे हो? अच्छा, मैं हाँ, इतनी मेहनत अगर पेपर पे कर लेगा ना तेरा एक ग्रेड आ जाएगा।
ठीक है, आपने दोस्ती रखी। हाँ आपको शादी हो जाएगी, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड के लिए तो मैंने आपको बता दिया। देखो वॉइड में और इलीगल में फर्क है, और इस पे कोर्ट्स के बड़े डिसीजन है, लेकिन मैं चूंकि आपको जूरिस्प्रूडेंस नहीं बढ़ानी, इसलिए हम इस पे बहस नहीं करेंगे। लेकिन मोटा मोटा फर्क ये है, इलीगल वो होता है जिसे लॉ ने ही इलीगल करार दे दिया, और वॉइड वो होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ना हो। अब एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ना होना इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड एज इलीगल बाय द लॉ। ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकती है किसी हद तक कि जी एक चीज वॉइड भी है और इलीगल भी है, लेकिन वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना जूरिस्प्रूडेंस में कि कब वो वॉइड है कब इलीगल है, इस पे बड़ी बहस है जूरिस्प्रूडेंस में, सो हम उस पे नहीं जाते। वॉइडेबल और वॉइडेबिलिटी कब होती है? when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. यानी अगर मैंने कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी की कंसेंट ले ही ली, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए। अब जैसे तुम अपने आप को पोर्ट्रे करो किसी के सामने, मैं जो है प्रिंस चार्मिंग हूँ, ठीक है, और दूसरा ये समझ ले आप प्रिंस चार्मिंग को देखा आपने? श्रेक देखी? श्रेक में चार्मिंग था, देखा? श्रेक देखी? उसमें चार्मिंग देखा? फेरी गॉड मदर का जो बेटा होता है? चलो अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जब एक एग्रीमेंट में कंसेंट जो है वो कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हो, तो आप जिस पार्टी की कंसेंट जो है वो ली गई इस वजह से, उसके पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से अलहदा हो जाए, बाहर निकल आए। ठीक है, a party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed. अच्छा, voidable तो है, मतलब एक बंदे ने फ्रॉड किया। अब अगर मैं चाहूं, मसलन मैंने गाड़ी बेच दी जुगाड़ लगा के, लेकिन दूसरा बंदा जो है उसे सस्ती मिली, वो समझता है कि मैं यार इस पे थोड़े पैसे लगा के इसको ठीक करा लूंगा, तो कहते चल यार अब जो होना था हो गया, अब जो है मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट सीधा हो गया, उसे पता लग गया मैंने गलत काम किया था, लेकिन उसके बावजूद वो इंसिस्ट कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। या फर्ज करें ऐसे बात कर लेते हैं, मैंने उसे गाड़ी बेचनी थी, इसको पता था कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसने जाके आपको बता दिया कि यार गाड़ी ना खरीदना, उसमें ये प्रॉब्लम है। अब इस आपको पता भी लग गया, फिर भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि यार ये पैसे पकड़ो गाड़ी दो, आपके नॉलेज में, तो आप इंसिस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अवॉइड आपने करने की ऑप्शन को छोड़ दिया। ठीक है, a party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representations made had been true. यानी कि उसे उस तरह उस पोजीशन में ले जाया जाए कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन जो इसने की हैं वो ट्रू होती तो ऐसे होता। मतलब फॉर एग्जांपल, ये वीडियो गेम के सिक्के दे गया, इसने मुझे 100 सिक्के बेचे, 10 सिक्के जो है वो सोने के थे और 10 सिक्के जो 90 सिक्के हैं वो ब्रॉन्ज के थे। अब मैं कोर्ट में जाके कहूंगा जनाब इसने पैसे मेरे से लिए हैं पूरे 100 सिक्कों के, तो अगर ये मुझे सही 100 सोने के सिक्के बेचता तो वो इतने के होते,
तो वो ये पैसे ले गया हुआ है, तो इससे कहें अब मुझे 90 सोने के सिक्के भी दे दे। ठीक है। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट के पास पावर है। अब्बा जी ने कहा कि जनाब भाई के नाम अपनी जायदाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जो है वो माफ नहीं करूंगा, आग कर दूंगा। ठीक है। या माँ ने कहा कि मैं तुम्हें जो है वो बख्शूंगी नहीं अगर तुमने जो है वो ये वाली चीज अपने भाई के नाम ना की। भाई ने माँ को इन्फ्लुएंस किया हुआ था, माँ ने आगे से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। इस सूरत में जब आप जाएंगे कोर्ट में और आप कहेंगे कि जनाब मेरे भाई ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हुआ था, मैं ऐसे ना करता तो मुझे जो है वो मतलब मैं इमोशनली बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस था और ये डिसीजन मैंने अंडर स्ट्रेस लिया है कि मुझे इस दो राह पे ला के खड़ा कर दिया गया था, तो उस सूरत में कोर्ट के पास पावर है कि उस एग्रीमेंट को सेट असाइड कर। ठीक है, वो गिफ्ट सेट असाइड कर दे, व्हाटएवर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब अगली दफा हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ेंगे कि वॉइड क्या होते हैं और वॉइडेबल क्या होते हैं। इनका डिस्टिंग्विश, जो इसको डिस्टिंग्विश भी करेंगे और डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे कि ये क्या होती है। हाँ, वॉइड का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ना हो। ऐसे तमाम एग्रीमेंट जिनमें एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ना हो, और एनफोर्सेबिलिटी के एलिमेंट अगर आपको याद हो तो अभी हम पढ़ के गए हैं, ये हैं एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग हो वो वाइड होंगे। ठीक है। वाइडेबल कब होते हैं? जब किसी एक पार्टी की कंसेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड इस वजह से ली गई या कोर्जन की। ठीक है। बहरहाल अभी हम जब इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में तो आप देख लेंगी कि अब हम यहाँ से तो हमने देख लिया, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दी, अब हम जाके देखेंगे प्लेन लैंग्वेज ऑफ द लॉ क्या कहते हैं।